नमस्ते बच्चों। सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं विभा शर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, आपको राजनीति विज्ञान का द्वितीय पेपर पढ़ाऊंगी जो भारतीय राजनीतिक विचारक है। बच्चों, इसमें आपके मनु, शुक्र, कौटिल्य, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, गोखले, तिलक, इन सब विचारकों को हम पढ़ेंगे और यूनिट वाइज ये अलग अलग हैं। आज हम सबसे पहले मनु पर चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, मनु को भारत का महान स्मृतिकार माना जाता है। हिंदुओं का कानूनी साहित्य 3 वर्गों में विभाजित है: धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र और टीकाएं। उपयुक्त तीनों वर्ग में धर्मशास्त्र का महत्व सर्वाधिक है और धर्मशास्त्रों में सर्वप्रमुख स्थान मनुस्मृति अथवा मानव धर्मशास्त्र का है, जिनके प्रणेता मनु हैं। मनु को वात्सायन ने धर्मशास्त्र का आदि प्रणेता माना है। इस विषय में दो मत नहीं है कि स्वयंभू मनु आदि धर्मशास्त्र प्रणेता है तथा धर्मशास्त्र विषयक समस्त ज्ञान उन्हीं के द्वारा प्रारंभ किया गया है। मनुस्मृति को हिंदू कानून की संपूर्ण व्यवस्था की आधारशिला माना जाता है और हिंदुओं के साधारणतया विधि साहित्य में भी इसे सर्वसम्मति से सर्वोच्च ग्रंथ समझा जाता है। मनुस्मृति केवल धर्मशास्त्र ही नहीं वरन एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के संपूर्ण सामाजिक जीवन की व्यवस्था दी गई है। मूलतः इसमें मानव के सामाजिक जीवन के उन सिद्धांतों का विवेचन किया गया है जिन्हें सभी कालों और देशों में लागू किया जाता है। वास्तव में ये सिद्धांत देश और काल की सीमाओं से परे और सर्वव्यापी है। मनु द्वारा रचित मनुस्मृति विशुद्ध वैज्ञानिक ग्रंथ है और लेखक के वैज्ञानिक तथा पक्षपात रहित दृष्टिकोण के कारण इस ग्रंथ को समस्त भारत में मान्यता प्राप्त है। अब मनु कौन थे बच्चों? इसका तो है कि पौराणिक आख्यानों के अनुसार मनुष्य को मानव जाति का जनक तथा प्रथम विधिवेता माना जाता है। ऋग्वेद में बार बार मनु को मानव सृष्टि का प्रवर्तक और समस्त मानव जाति का पिता कहा गया है। मनुस्मृति के रचनाकाल के विषय में बहुत अधिक मतभेद है। कुछ लोग मनुस्मृति को ईसा से लगभग 150 वर्ष पूर्व की रचना मानते हैं। कुछ भारतीय विद्वान मनुस्मृति को ईसा से 600 वर्ष पूर्व से अधिक प्राचीन ग्रंथ नहीं मानते हैं। तो काल इनका जो भी हो, भारतीय परंपरा अनुसार विद्वान पुरुष अपने आप को ग्रंथों का रचयिता न कहकर केवल ज्ञान का संदेशवाहक मानते थे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि समय समय पे विद्वान मनुस्मृति की प्राचीन परंपराओं को पुनः प्रकाश में लाए होंगे, परंतु वे उसके वास्तविक रचयिता नहीं थे। उनके वास्तविक रचयिता वर्तमान सृष्टि के प्रारंभिक महापुरुष ही रहे होंगे। संभवतः मनुस्मृति का यह गान मनु से नारद, नारद से मार्कंड, मार्कंडेय से सुमति भार्गव और सुमति भार्गव से भृंग ऋषि को प्राप्त हुआ। संभवतः वर्तमान मनुस्मृति विद्वान भृगु के द्वारा संकलित की गई, परंतु इस बारे में यह तथ्य ज्ञात नहीं है कि ये काम कब हुआ। मनुस्मृति में प्रारंभ में 1 लाख श्लोक थे जो कम होते होते 12,000 रह गए और वर्तमान संस्करणों में तो 2,694 श्लोक ही प्राप्त होते हैं। मनुस्मृति की विषय वस्तु अत्यधिक व्यापक है। मूल रूप से यह राजनीतिक प्रकृति का ग्रंथ नहीं है, वरन ये सामाजिक जीवन और व्यवस्था से संबंधित सभी विषयों की विवेचना तथा उनके लिए आचार संहिता प्रस्तुत करता है। मनुस्मृति के अनुसार राज्य सामाजिक व्यवस्था की एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण उपव्यवस्था है। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं और 2,694 श्लोक हैं। 12 अध्याय को हम देखते हैं तो जो 12 अध्याय वो अलग अलग भागों में बटे हुए हैं। मनुस्मृति मानवीय जीवन का संपूर्ण विधान है। इसमें मानव जीवन के समस्त पक्षों के सार्थक और उद्देश्यपूर्ण नियमन के लिए आचार संहिता प्रस्तावित की गई है। अब देखिए बच्चों, मनु ने जो सिद्धांत दिए उसमें सप्तांग सिद्धांत सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन में राज्य के 7 अंगों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है।
इस सामान्य धारणा के अनुसार ही मनुस्मृति ने भी राज्य के 7 अंग या 7 प्रकृतियां बताई है। सबसे पहला है स्वामी मतलब राजा। मनु ने राजा के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग किया है, जिसका आशय है कि राज्य की समस्त व्यवस्था में राजा को सर्वोच्च स्थिति प्राप्त होती है। मनु के अनुसार राजा के बिना राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। राजा को प्रशासनिक क्षमता, दायित्वों के प्रति अटूट निष्ठा तथा समस्त नैतिक गुणों से युक्त होना चाहिए। मंत्री, दूसरा है मंत्री। मनु का विचार है कि कुशल मंत्रियों के बिना राज्य का कार्य नहीं चलाया जा सकता, अतः राजा के द्वारा सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श प्राप्त करते हुए ही राज्य कार्य किया जाना चाहिए। मनु ने मंत्रियों के लिए आवश्यक गुणों और योग्यताओं का पर्याप्त विस्तार से उल्लेख किया है। तीसरा है पुर। पुर का अर्थ है किला, परकोटा। मनु का मत है कि पुर पूर्णतया सुरक्षित होना चाहिए तथा उसमें रक्षा एवं भरण पोषण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मनु ने पुर की कई श्रेणियां बताई है, जिसमें वन दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, मनुष्य दुर्ग और गिरि दुर्ग प्रमुख है। नेक्स्ट है बच्चों राज्य। राज्य की प्रकृति के रूप में राज्य का उल्लेख भ्रम उत्पन्न करता है, लेकिन मनु ने यहाँ पे राज्य शब्द का प्रयोग उस अर्थ में किया है जिस अर्थ में कौटिल्य जनपद शब्द का प्रयोग करता है। यहाँ राज्य शब्द का आशय है राज्य की भूमि तथा उसमें निवास करने वाली जनता। नेक्स्ट है कोश। मनु के अनुसार कोश राज्य का न केवल अनिवार्य वरन अति महत्वपूर्ण अंग है। मनु की मान्यता है कि राज्य के पास समुचित मात्रा में कोश होने पर ही वह प्रजा की सुरक्षा तथा उसके कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करने के दायित्वों की पूर्ति कर सकता है। दंड का आशय राज्य की रक्षा करने वाली शक्ति अर्थात सेना से है। मनु ने सेना के अनेक अंगों का उल्लेख किया है, जैसे हाथी सेना, रथ सेना, अश्व सेना, जल सेना, पदाति सेना। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि वह सेना के सभी अंगों को सुदृढ़ कर राज्य की रक्षा के लिए समुचित व्यवस्था करे। नेक्स्ट है मित्र। मित्र का आशय है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य के मित्र अथवा एक राज्य के अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। मनु सहित प्राचीन भारत के समस्त राजनीतिक चिंतन में इस बात पर बल दिया गया कि राज्य अपनी रक्षा और अन्य उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। इसके लिए अन्य राज्यों के साथ उसके मैत्रीपूर्ण संबंध होने चाहिए। ये मित्र ऐसे होने चाहिए जो कठिन परिस्थितियों में भी राज्य और राजा का साथ दे सके। राज्य के उपयुक्त अंगों के तुलनात्मक महत्व के संबंध में मनु का दृष्टिकोण नितांत स्पष्ट है। मनुस्मृति में कहा है, प्रत्येक प्रकृति को उसके पश्चात दी गई प्रकृति की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण स्वीकार किया जाना चाहिए। अर्थात राज्य का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग राजा है। महत्व के क्रम में दूसरा स्थान मंत्री को प्राप्त है। आशय स्पष्ट है कि राजा के द्वारा मंत्री की सहायता से कार्य किया जाना चाहिए और शासन व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए राज्य की अन्य प्रकृतियों को सुदृढ़ रखते हुए उनका समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। मनु ने राज्य की प्रकृतियों की तुलनात्मक वरीयता का निर्धारण किया, लेकिन ऐसा करते हुए इस बात पर बल दिया कि ये समस्त प्रकृतियाँ राज्य के लिए नितांत आवश्यक है और सभी प्रकृतियाँ एक दूसरे पर निर्भर है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।